नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ इस अध्याय में नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। अर्थात मैं इस पूरे चैप्टर को आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट मतलब अंतिम, लेसन मतलब अध्याय। तो अंतिम अध्याय और इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। ठीक है। अब अल्फोंस डाउडेट, अबाउट द ऑथर के बारे में मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि इस कहानी के जो लेखक हैं वो अल्फोंस डाउडेट हैं। और ये जो अध्याय है ना, इस अध्याय में फ्रांस और पर्सिया, फिर से बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है, कि इस अध्याय में फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के समय की बात बताई गई है। अर्थात जब फ्रांस और पर्सिया में युद्ध हुआ था तो उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्रांस और पर्सिया का जो युद्ध था वो 1870 से 1871 तक चला था। और इस युद्ध में फ्रांस पर्सिया से हार गया था। और जब फ्रांस हार गया पर्सिया से, तो पर्सिया ने क्या किया जानते हैं? हारने के बाद फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट पर, कुछ ज़िलों पर पर्सिया ने अपना कब्जा कर लिया। मतलब उन ज़िलों को पर्सिया ने फ्रांस से छीनकर अपने देश में मिला लिया था। सोचिए, इतनी बड़ी बात हुई थी। ठीक है। तो ये अबाउट द ऑथर था, सीधी सी बात। ठीक है। पूरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैंने आसान शब्दों में, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हमें इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है। इसलिए मैंने इस पूरे को आसान शब्दों में आपको बता दिया। अब अबाउट द लेसन भी मैंने एक तरह से आपको बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसे पढ़ें, क्योंकि अल्सास वो क्षेत्र है, वो ज़िला है जहाँ के बारे में ये पूरा का पूरा अध्याय लिखा गया है। ठीक है। तो कहते हैं द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। लास्ट लेसन जो अध्याय है रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, इसके लेखक अल्फोंस डाउडेट हैं। नरेट्स, और वो कहानी बताते हैं अबाउट द ईयर 1877 यानी 1870। और वो 1870 की कहानी बताते हैं व्हेन, जब द पर्शियन फोर्सेस, पर्शिया की सेना ने अंडर बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक, आक्रमण किया था एंड कैप्चर्ड फ्रांस, और फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया था। थोड़ा सा इसे तेज़ी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें इस अध्याय की नींव तैयार करनी है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ था जब उन्होंने कब्जा कर लिया, कि द न्यू पर्शियन रूलर, पर्शिया के नए शासक ने डिसकंटिन्यूड, रोक दिया, द टीचिंग, पढ़ाने को, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा। तो पर्शिया के नए शासक ने फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने पर रोक लगा दी इन द स्कूलों में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के। तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने पर उसने क्या किया? रोक लगा दी। ठीक है। द फ्रेंच टीचर, और फ्रेंच के टीचर से वर आस्क्ड, कहा गया टू लीव, कि वो चले जाएं। और जो टीचर फ्रांस भाषा पढ़ाते थे उनसे कहा गया कि वो अब देश छोड़कर चले जाएं। अर्थात उन सभी जिलों पर तो अपना पर्शिया ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब हमारी कहानी शुरू होती है। अब जो अल्सास है, इसी अल्सास में रहने वाला एक छोटा सा लड़का है, और उसी लड़के के से ये कहानी हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है। तो अब देखिएगा, कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देरी से रवाना हुआ। मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ डैट मॉर्निंग, उस सुबह। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं बहुत डर रहा था ऑफ अ स्कॉल्डिंग, कि मुझे डांट पड़ेगी। जब आप स्कूल देरी से पहुंचते हैं तो टीचर आपको डांटते हैं ना, तो वही बात कहते हैं कि और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मुझे डांट पड़ेगी।
स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल जो अध्यापक हैं उनका नाम है एम हैमल। तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछेंगे अस हमसे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल ग्रामर का एक भाग है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं कि स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो प्रश्न पूछेंगे हमसे ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, थोड़ा सा भी अबाउट देम, इसके बारे में। और पार्टिसिपल के बारे में मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, अर्थात मैं कुछ भी नहीं जानता था और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, यानी थोड़ी देर के लिए या एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूं। एंड स्पेंडिंग, और खर्च करता हूं या बिताता हूं, द डे, इस दिन को, आउट ऑफ, दूर, घर से बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा और घर से बाहर अपना दिन बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, और दिन बहुत चमकीला था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दिन बहुत ज़्यादा चमकीला था। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर चिपरिंग, वो चहचहा रहे थे, एट द एज, एज मतलब किनारा, किनारे पर, ऑफ वुड्स, जंगल के। तो पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में, ओपन मतलब खुला, फील्ड मतलब खेत, खुले खेतों में, बैक जो पीछे था, ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, सॉमिल मतलब आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, द पर्शियन, देखिए पर्शिया के सैनिकों ने अब कब्जा कर लिया है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि पर्शिया के सोल्जर, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। और आरा मिल के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा मनोहर था। इट वॉज ऑल, ये जो कुछ भी था, ये जो दृश्य था, मच मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा मनोहर था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम के, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा मनोहर था, अर्थात मन कर रहा था कि यहीं पर रुक जाऊं। पार्टिसिपल, भाई पढ़ने में बहुत कम लोगों का ही मन लगता है, तो पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, तो इसी बात को वो कहता है कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ बहुत मनोहर था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में, पार्टिसिपल के रूल की तुलना में, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये दृश्य बहुत ज़्यादा मनोहर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में सामर्थ्य था, टू रिसिस्ट, इनकार करने का, नज़रअंदाज करने का, लेकिन मुझ में नज़रअंदाज करने का या इनकार करने का सामर्थ्य था। आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मेरा मन तो चाहता था कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मैं यहाँ पर रुका नहीं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में इनकार करने की या विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से पास्ड हुआ, गुजरा। टाउन हॉल जैसे हमारे गाँवों में पंचायत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर टाउन हॉल होता था। टाउन हॉल को हिंदी में बोले तो सभागार, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पंचायत, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वाद विवाद करते हैं ना, सारी गांव की समस्याएं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पंचायत, और वहाँ पे इसी पंचायत को कहा जाता है टाउन हॉल, जिसे दूसरे शब्दों में यानी हिंदी में कहते हैं सभागार। तो आप चाहें तो टाउन हॉल कहें या फिर आप चाहें तो सभागार कह सकते हैं। तो जब मैं टाउन हॉल से या फिर सभागार से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, सामने, बुलेटिन बोर्ड। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, बोला जाता है ना कि बुलेटिन, बुलेटिन मतलब सूचना,
अखबारों में या आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, नीचे लिख कर आता रहता है बुलेटिन। तो बुलेटिन मतलब सूचना, बोर्ड मतलब पट, ठीक है। तो सूचना पट के फ्रंट सामने। तो व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल, जब मैं सभागार से या टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा देयर वाज क्राउड, बहुत भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी, अर्थात इसी सूचना पट्ट पर सभी बुरी खबरें लिखी जाती थी। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, ऑल मतलब सभी, आवर मतलब हमारी, बैड मतलब बुरी, न्यूज़ मतलब खबरें, हमारी सभी बुरी खबर हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, यानी ये पहला जो खबर था वो था कि द लॉस्ट बैटल, हम युद्ध हार गए हैं, अर्थात हारे हुए युद्धों के समाचार आए थे। द ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट का मीनिंग दूसरा होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश में ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना, ठीक है। तो सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो द लॉस्ट बैटल यानी हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती के आदेश। देखिए ड्राफ्ट मतलब एक बात याद रखिएगा, ज़बरदस्ती भर्ती की जाती है, ठीक है, मतलब जिसको पकड़ो चलो लड़ना है, युद्ध का टाइम आ गया है, ठीक है, ड्राफ्ट इसका मतलब। तो इसे आप आसान शब्दों में कहेंगे कि सेना में भर्ती के आदेश। द ऑर्डर्स और आदेश ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना अधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार। कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना अधिकारी के ऑर्डर्स, आदेशों से संबंधित समाचार, ठीक है। तो कौन कौन से समाचार आए हैं फिर से देख लीजिए, लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों के समाचार, ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप में, और मैंने स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके मैंने खुद से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अर्थात मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, एज आई हरीड जब मैं जा रहा था, एज फास्ट जितना तेज एज आई कुड गो जितना तेज मैं जा सकता था, अर्थात फिर जब मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला जा रहा था, अर्थात मैं जितना तेज चल सकता था मैं उतना तेज चल रहा था। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, यानी तब जब मैं अपनी पूरी तेजी से चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ लोहार, वैक्टर जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर जो वहाँ पर था, विथ हिज एप्रीटेंस, एप्रीटेंस मतलब होता है प्रशिक्षु। देखिए जैसे कि आप कह सकते हैं लोहार का चेला, ठीक है, जिसको लोहार अपना काम सिखा रहा है उसको बोलते हैं प्रशिक्षु। तो आपको प्रशिक्षु नहीं समझ में आता तो आप चेला कह सकते हैं, ठीक है। तो विथ हिज अप्रेंटिस मतलब अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन वो भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे पुकारा, डोंट गो फास्ट बहुत तेज मत जाओ, बब बच्चे या फिर लड़के इतना तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब तुम्हारे पास समय है, यू विल गेट टू योर स्कूल अपने स्कूल पहुंचने के लिए, यानी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। एक बार फिर से, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो गया मैं समझ सकता हूँ। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो जब मैं अपनी पूरी तेजी से चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर वो वहीं पर था, विथ हिज एप्रेंटिस अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन वो भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे आवाज़ दी या फिर उसने मुझे पुकार कर कहा, डोंट गो शो फास्ट बब बच्चे इतना जल्दी मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलेंगे।
आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स, एम हेमल कौन है? उसके अध्यापक। तो एम हेमल के लिटिल गार्डन, छोटे बगीचे में, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हांफता हुआ। आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस फूलना, ठीक है। तो और मैं हांफता हुआ एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया, ठीक है। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हांफते हुए। यूजुअली, ज़्यादातर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। तो ज़्यादातर जब स्कूल शुरू होता था, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हमेशा जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत अफरा तफरी रहती थी, बहुत शोरगुल होता था। देखिए, स्कूल के पास से कभी आप गुजरें और स्कूल में छुट्टी हुई हो तो आपको बहुत शोरगुल सुनाई देगा, यानी सभी बच्चे आपस में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, ठीक है। तो जब क्लासेस चल रही है उस टाइम नहीं, जब छुट्टी हुई हो, यानी हाफ डे वगैरह हो जाता है, उस टाइम की बात, ठीक है। तो यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, ज़्यादातर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, यानी जो कि बाहर गली में भी सुना जा सकता था। वही बात मैंने बोली ना कि स्कूल के पास से अगर आप गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा शोरगुल सुनाई देता है, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना, यानी बेंचों का, मेज़ों का खुलना और बंद होना, यानी बच्चे अपना सारा सामान इधर उधर खिसकाते रहते हैं, तो वो सारी बातें कह रहे हैं कि डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी जो मेज थी उनको खोला जाना और बंद किया जाना, ठीक है। लेसन्स, और जो अध्याय थे, रिपीटेड, उन्हें दोहराया जाना, इन यूनिसॉन, एक साथ मिलकर। बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं ना, कि का से कबूतर, छोटे छोटे बच्चों को देखिए वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, तो जोर जोर से सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं। तो एक साथ मिलकर लेसन्स रिपीट, पाठ दोहराए जाते हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। एक देखिए, इसको समझ लीजिए कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी मेज़ों का खुलना और बंद होना, इसे हम छोटा करेंगे ताकि आप कहीं पर फंस न जाएं इसमें, ठीक है। तो मेज़ों का खुलना और बंद होना, ये क्लियर है। लेसन्स रिपीटेड, पाठों को दोहराया जाता था, इन यूनिसॉन, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर पाठों को दोहराया जाता था, ठीक है यहाँ तक। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, अर्थात बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पाठ दोहराते थे। विथ आवर हैंड, और वो अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखते थे, वो अपने हाथों को अपने कानों पर रखते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि वो अच्छी तरह से समझ सकें। आपने भी कभी ऐसे पढ़ा होगा कि आप अपने दोनों कानों को बंद करके किताब में आंखें गड़ा के ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं ताकि आपको याद हो जाए ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हम अपने हाथों को अपने कानों पर रख कर अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत तेज़ी से चिल्लाकर एक साथ मिलकर अध्याय को दोहराते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड द टीचर, और जो अध्यापक थे, ग्रेट रूलर, उनकी जो छड़ी होती है, रैपिंग ऑन द टेबल, कई बार वो टेबल से टकराती है, अर्थात आपने देखा होगा कि अध्यापक ऐसे ऐसे पीटते हैं, ए ध्यान दो, इधर आओ, क्या कर रहे हो, ऐसा होता है ना। तो ये चीज़, ये ठीक है, मैं भी करता हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनकी जो छड़ी होती है, कई बार वो टेबल से टकराती है, अर्थात वो टीचर कई बार अपनी छड़ी को टेबल पर मारते रहते हैं कि शांत हो जाओ, इतना मत चिल्लाओ, आराम से पढ़ो ना, वो चीज़ है टेबल। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, ये सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, देखिए, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, कह रहे हैं कि परंतु अब सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अभी इस समय सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, कि इस शोरगुल के बीच, टू गेट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, और मुझे कोई देख नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं अपने डेस्क पर बिना किसी को दिखे आराम से पहुंच जाऊंगा।
बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह हो। अर्थात रविवार की सुबह छुट्टी होती है, तो रविवार की सुबह को भाई कौन जाएगा स्कूल, तो शोर तो होना है नहीं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह हो। दो द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने स्थानों पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग अप, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, यानी वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे चल रहे थे। विथ हिज टेबल आयरन रूलर, अपनी भयानक छड़ी को लेकर, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। और एम हैमल अपनी भयानक छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए यहाँ वहाँ टहल रहे थे। ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई बर्स्ट, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रंटेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी उसने सोचा था कि उसे मार पड़ेगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। अर्थात मैं बेंच से कूदकर अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, यानी तब तक, यानी कब तक। भाई कहते हैं कि तब तक, तो अब प्रश्न है कि कब तक। तो कब तक के लिए प्रश्न आगे है कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, व्हेन, जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, मैं थोड़ा सा उभर गया, माई फ्राइट, मेरे डर से, यानी जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया। नॉट टिल देन, तब तक, यानी जब तक मेरा डर थोड़ा सा कम नहीं हुआ, तब तक डिड आई सी, मैंने देखा नहीं था, या फिर मैंने देखा। यानी आप इसे ऐसे कह दीजिए सबसे आसान भाषाओं में कि नॉट टिल देन, जब तक कि, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया। डिड आई सी, तो मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक हैड ऑन ने पहन रखा है, हीज अपना ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रीन मतलब हरा, कोट मतलब कोट। तो मैंने देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है। यानी कहने का मतलब है कि नॉट टिल देन, तब तक मैंने नहीं देखा जब तक कि मेरा डर थोड़ा सा कम नहीं हो गया। यानी यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि तब मैंने देखा, यानी जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, तो तब मैंने देखा कि दैट आवर टीचर हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है। सीधे शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि नॉट टिल देन, नॉट मतलब नहीं, टिल मतलब तब, देन यानी तब तक मैंने नहीं देखा जब तक कि मेरा डर थोड़ा सा कम नहीं हुआ। ठीक है। डिड आई सी, और फिर मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट पहन रखा है। यानी जब वो अपने स्थान पर बैठ गए तब उनका ध्यान इस बात पर गया। हीज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट पहनी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल छोटी, ब्लैक काली, सिल्क मतलब सिल्क की, कैप मतलब टोपी, और अपनी छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिस पर काशीदाकारी की गई है, यानी जिस पर डिज़ाइंस बनाई गई हैं। ठीक है। डैट ही नेवर वोर, और उसे वो नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे। डैट जिसे ही मतलब वहाँ, नेवर मतलब कभी नहीं, वोर मतलब पहनते थे, और जिसे वो कभी भी नहीं पहनते थे। तो फिर पहनते कब थे? कहते हैं कि एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन,
इंसेप्शन के दिनों के अलावा एंड प्राइज डेज और प्राइज डेज के अलावा वो उसे कभी नहीं पहनते थे। यानी निरीक्षण, इंसेप्शन मतलब निरीक्षण, प्राइज डे मतलब पुरस्कार वितरण। तो निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों के अलावा जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब है वो सीधा सा है कि जिन्हें वो निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरी की पूरी स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, बहुत विचित्र लग रही थी, एंड सो सोलेमन, और बहुत ज़्यादा शांत लग रही थी, गंभीर लग रही थी। और इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा शांत और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन जो चीज़ दैट सरप्राइज मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मोस्ट वाज, सबसे ज़्यादा, वाज थी, टू सी, यह देखना। यानी लेकिन बट द थिंग, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जिसने बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, वाज टू सी, यह देखना था, ऑन द बैक बेंचेस की, पीछे की जो बेंचेस थी, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। यानी पीछे की जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, उन पर गांव के लोग सिटिंग बैठे हुए हैं, क्वाइटली, शांति से, लाइक आवर सेल्फ, हम सब की तरह। द विलेज पीपल, गांव के लोग सिटिंग बैठे हुए हैं, क्वाइटली, शांति से, लाइक आवर सेल्फ, हम सब की तरह। यानी हम सब की ही तरह गांव के लोग उन पर बहुत शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, या फिर एक बूढ़ा बैठा हुआ है, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, विथ, जिसने हिज 3 मतलब 3 कॉर्न मतलब तिकोनी, हैट, टोपी, जिसके पास तिकोनी टोपी है, अर्थात अपनी तिकोनी टोपी उस बूढ़े ने पहन रखी है। अर्थात ओल्ड हाउसर, एक बूढ़ा बैठा हुआ है जिसने एक तिकोनी टोपी पहन रखी है। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, यानी पीछे की सीटों पर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और ऐसे ही बहुत से लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत दुखी दिख रहा है। एंड हाउसर, और जो हाउसर है, जो बूढ़ा है, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमरी, उसने एक ओल्ड प्राइमरी, एक पुरानी बाल पुस्तक ली है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बूढ़ा है वो एक पुरानी बाल पुस्तक लाया है। बाल पुस्तक मतलब आपने सुना होगा प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी मतलब छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस, तो उसी तरह से प्राइमर जो होती है ना, वो बाल पुस्तक होती है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारी चीज़ें जिसमें लिखी होती हैं। ठीक है, तो हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, उस बूढ़े, यानी वह बूढ़ा व्यक्ति एक बाल पुस्तक लाया है। थम्बल्ड एट द एज, और उसके जो एज हैं, किनारे हैं, उन पर अंगूठों के निशान हैं। जैसे कि ये आपकी बुक है, तो यहाँ पर आप जब इसे पलटते हैं तो यहाँ पर अंगूठों के निशान आ जाते हैं, ये पॉइंट, तो ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो अंगूठों की निशान पड़ गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो वो है, क्या कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, थंबल एट द एज, मतलब जो किनारे हैं उन पर अंगूठों के निशान हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके किनारे अंगूठों की निशान की वजह से गंदे दिख रहे हैं। ठीक है, किनारे मतलब वही नीचे का हिस्सा जिसे हम पलटते हैं। थंबल एट द एज, आप इसे कहेंगे कि उसके किनारों पर अंगूठों के निशान हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और ही, उस बूढ़े आदमी ने हेल्ड इट ओपन, इसे खोल कर रखा है, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। और उस बूढ़े ने इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर रखा है, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स, और जो उसके चश्मे हैं, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पृष्ठों के ऊपर रखे गए हैं। अर्थात जैसे मैंने पेन अपनी रख दी इस पर, तो आप कह सकते हैं कि जो पेन है लेइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी पृष्ठों के ऊपर रखी गई है, पेजों के ऊपर रखी गई है। तो अब इसी पेन को हटाकर चश्मा रख दूं तो आप कह सकते हैं कि जो चश्मे हैं वो पेजों के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड, और, इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर एंड जेंटल टोन और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया था, सैड, कहा,
माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर से, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में विच ही हैड यूज टू मी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था, सैड वो बोले, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर, मैंने बताया था ना कि फ्रांस पर पर्शिया ने अपना शासन कर लिया है, और अब यहाँ पर यानी जिस ज़िले में ये लोग हैं वहाँ पर फ्रांस का राज्य नहीं है, पर्शिया का राज्य है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि द ऑर्डर्स, आदेश हैज़ कम, आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूलों में। यानी बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि केवल जर्मन भाषा ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो मैंने बोला था शुरू में ही कि अल्सास और लॉरेन पर क्या किया था, फ्रांस से छीन लिया था और पर्शिया ने उन्हें अपने देश में मिला लिया था, यानी अब ये पर्शिया के अंग थे। तो वही कहते हैं कि द ऑर्डर्स हैज केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि केवल जर्मन भाषा ही अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नया अध्यापक है, कम्स टुमारो, वो कल आएंगे, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। यानी अब कौन सी भाषा पढ़नी होगी, जर्मन भाषा। जैसे हमारा देश, हमारी मूल भाषा हिंदी है, तो अगर कोई और भाषा हमको पढ़नी पड़े, तो जैसे अमेरिकी भाषा, तो ये एक तरह का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलिए इस एग्जाम्पल पर नहीं जाते, इसको साइड में रखते हैं। सीधी सी बात है कि अलास और लॉरेन पहले कहाँ के, किसके अंग थे, फ्रांस के, अब किसके अंग हो गए, पर्शिया के। तो पहले फ्रांस के अंग थे तो उनको फ्रेंच पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब पर्शिया के अंग हो गए हैं तो अब उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है, अर्थात फ्रेंच भाषा का ये आपका अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वाट अ थंडर क्लैप, एक बिजली की तरह थे, ऑन मी, मेरे लिए, यानी मेरे लिए ये शब्द बिजली की तरह थे, यानी ऐसा लगा मुझे जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। फिर से, यानी कहते हैं कि वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। इतना ज़्यादा आसान, ठीक है। ओह, अरे, द ब्रेचर्स, अभागे लोग, दैट वाज, यही था, वाट, जो, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लिख दिया था, एट टाउन हॉल, टाउन हॉल पर, सभागार पर, यानी यही चीज़ उन्होंने सभागार पर लिखी थी। अर्थात जब उस लोहार ने देखा कि अब तो स्कूल वगैरह में ये सब भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी, तो इसीलिए उस लोहार ने इस बच्चे से कहा था कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, यानी नए अध्यापक तो कल आएंगे, आज क्यों भागे जा रहे हो। ठीक है, तो दैट वाज वाट, यही था, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने चिपका दिया था या फिर लिख दिया था, एट द टाउन हॉल, सभागार पर या टाउन हॉल पर, यानी बुलेटिन जो बोर्ड था उस पर उन लोगों ने यही बात लिख दी थी। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का अध्याय, यानी मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय, वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई हार्डली, बड़ी मुश्किल से न्यू, मैं जान पाया था, हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं, बड़ी मुश्किल से मैं जान पाया था कि कैसे लिखते हैं, यानी कि ओह माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से तो मैं सीख पाया था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर, मैं कभी नहीं लर्न, पढ़ पाऊँगा, एनी मोर, इससे ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा अब कभी नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि अध्यापक ही नहीं रहेंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। देन,
तब यानी इसका मतलब अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ठीक, यही बात है यहाँ पे कि इसका मतलब अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी, अरे हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना दुख हो रहा है फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने पाठ याद नहीं किए। ओह अरे हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हूँ या फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने पाठ याद नहीं किए। कैमरा में देखने की वजह से थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो ध्यान दिया करिए आप कि ओ हाउ आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं इतना दुखी हूँ कि मैंने अपने अध्याय याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एट, मैं सीख करता रहा, मैं खोजता रहा, बर्ड्स एक चिड़िया के अंडों को, और गोइंग स्लाइडिंग, और मैं सरकता रहा या फिसलता रहा, ऑन द सार, और सार पर मैं फिसलता रहा। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि स्लाइडिंग और सार पर फिसलने के, फॉर सीकिंग बर्ड्स एट, और चिड़िया के अंडों को खोजने के स्थान पर मैं अपने पाठ याद कर सकता था। ओ हाउ सॉरी आई वाज, और इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब इसे दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, देखिए। ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने अध्यायों को याद ना करने पर। फॉर सीकिंग बर्ड्स इट, मैं चिड़िया के अंडे खोजता रहा, और गोइंग स्लाइडिंग, और सार पर फिसलता रहा। यानी मैं बहुत दुखी था कि मैं अपना पाठ याद ना करके चिड़िया के अंडे खोजता रहा और सार पर फिसलता रहा। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे ऊपर से नीचे तक फिसलते हुए आते हैं, एक तरह का खेल होता है वो उनके लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, जो मुझे बाधा लग रही थी, अवाई लगो थोड़ी देर पहले। जो मुझे नॉइजेंस मतलब बाधा यानी समस्या भी कह सकते हैं। तो देखिए कहते हैं कि माई बुक्स, जो मेरी किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, जो मुझे बाधा लग रही थी, अवाई लगो थोड़ी देर पहले। मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे बाधा लग रही थी, सो हैवी, और बहुत भारी थी, टू कैरी, ले जाने में, और जो ले जाने में बहुत भारी थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब पुराने मित्र हो चुके हैं। नाउ, अब देखिए जब नए अध्यापक आ जाएंगे तो वो दूसरी भाषा पढ़ाएंगे, इनकी सारी ये किताबें जो थी वो बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो किताबें मुझे इतनी भारी लग रही थी वो सब अब पुराने मित्र हो गए, अर्थात ये सब अब मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मेरे संतों का इतिहास, वो भी भाई अब हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अमेरिका में महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी पढ़ाया जाएगा कि अमेरिका में महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई थी, नहीं ना। तो वही कहते हैं कि मेरे संतों का इतिहास, वो भी अब पुराना मित्र हो गया, अर्थात मेरा जो क्षेत्र है अब ये पर्शिया में आता है। तो अब हमें दूसरे संतों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ना होगा, यानी सब कुछ पलट गया है। तो माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस, जो मुझे बाधा लग रही थी, अवाई लगो थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, और उन्हें ले जाना बहुत ज़्यादा भारी था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र हो चुके हैं। अब पुराने मित्र हो चुके हैं, अर्थात कल से ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि इस स्थान को दूसरे देश ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है। ठीक है, दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये पुराने मित्र हो गए हैं, यानी पुरानी मित्रता बहुत मुश्किल से छूटती है, और जब पुराने मित्रों से झगड़ा हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उससे मेरी बात नहीं होती। तो वही चीज़ कहते हैं कि वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये पुराने मित्र हो चुके हैं, दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू, और एम हैमल टू, एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया यह बात, दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वो जा रहे हैं, और मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता, और यह बात दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा। देखिए, एंड एम हैमल टू, और मैं एम हैमल को भी नहीं भूल सकता, और द आइडिया, यह बात, दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वो जा रहे हैं, दैट
आई शुड नेवर सी हिम अगेन। आई मतलब मैं, शुड नेवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देखूंगा, हिम मतलब उन्हें, अगेन मतलब दोबारा, और मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट मैं भूल गया हूँ। ऑल अबाउट हिज रूलर उनकी छड़ी के बारे में, यानी बच्चों को कई बार अध्यापक छड़ी से मारते हैं तो बच्चों को छड़ी से बड़ी नफरत हो जाती है, तो मैं उनकी छड़ी के बारे में भूल गया हूँ, अर्थात मैं उनकी मार के बारे में भूल गया हूँ। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं भूल गया हूँ हाउ क्रैंकी ही वाज कि वो कितने क्रैंकी हैं, बदमिजाज हैं। ठीक है, तो मैं एम को भी नहीं भूल सकता, और यह बात कि वो अब जा रहे हैं और मैं अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, इस बात की वजह से मैं भूल गया हूँ उनकी छड़ी के बारे में, और मैं ये बात भी भूल गया हूँ कि वो कितने क्रैंकी हैं, वो कितने बदमिजाज हैं। तो बस यहीं तक मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए इस पार्ट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। एक बार आप यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से तैयारी कर सकें। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकें और एकदम आसान भाषा में वो अपनी तैयारियाँ कर सकें। और इस लेक्चर के सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं, या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12th के लिए स्पेशली, वहां से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आप इसी तरह से तैयारी कर सकें, पढ़ाई कर सकें।